नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, जो सुनने में शायद थोड़ा सामान्य लगे। बिल्कुल। हमारे पास एबी मौरी पीलीभीत नाम की एक कंपनी का एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसका विषय है गर्मी से होने वाली बीमारियां। अब पहली नजर में लगता है कि ये तो सीधी सी बात है, गर्मी में ज्यादा काम मत करो, पानी पियो। लेकिन इस दस्तावेज की गहराई में जाने पर पता चलता है कि इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। सही बात है। और ये जानकारी सिर्फ फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके सिद्धांत तो हर उस इंसान पर लागू होते हैं जो गर्मी में काम करता है या बाहर निकलता है। सबसे अहम बात ये समझना है कि कैसे एक सामान्य सी लगने वाली गर्मी की थकान एक जानलेवा इमरजेंसी में बदल सकती है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इस रिपोर्ट में दो शब्द बार बार आते हैं, हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक। सुनने में एक जैसे लगते हैं, क्या इनमें वाकई कोई बड़ा फर्क है? बहुत बड़ा, जमीन आसमान का फर्क है और यही समझना सबसे जरूरी है। देखिए, हीट स्ट्रेस एक आप कह सकते हैं कि एक शुरुआती अवस्था है, एक चेतावनी की तरह। हाँ बिल्कुल, एक चेतावनी। इसे ऐसे समझिए कि आपका शरीर एक जंग लड़ रहा है। गर्मी ज्यादा है और शरीर उसे बाहर निकालने के लिए मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है। वो आपको सिग्नल दे रहा है कि देखो माहौल ठीक नहीं है, मुझे मदद चाहिए। और ज्यादातर समय हम उस सिग्नल को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, हम सोचते हैं बस थोड़ी थकान है। तो फिर हीट स्ट्रोक क्या है? हीट स्ट्रोक वो पॉइंट है जहां शरीर वो जंग हार जाता है। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है, ये शरीर की पूरी मशीनरी का ठप हो जाना है। मशीनरी का ठप होना मतलब हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जो शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, एक तरह का अंदरूनी एसी या थर्मोस्टैट। हीट स्ट्रोक में वो सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। शरीर खुद को ठंडा करने की क्षमता खो देता है और तापमान खतरनाक स्तर तक यानी 40 डिग्री सेल्सियस या 104 फ़ारेनहाइट से भी ऊपर पहुंच जाता है। इसीलिए ये एक जानलेवा इमरजेंसी है। हाँ, इसीलिए। ये तो काफी डरावना है। तो सवाल ये है कि खासकर एक फैक्ट्री के अंदर बात यहाँ तक पहुंचती कैसे है? सिर्फ बाहर की धूप तो इसका अकेला कारण नहीं हो सकती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये दस्तावेज इसी की परतों को खोलता है। ये कारणों को 3 हिस्सों में बांटता है जो मिलकर एक आप कह सकते हैं कि एक खतरनाक कॉकटेल बनाते हैं। अच्छा। पहला है पर्यावरण, यानी आपका माहौल। इसमें सिर्फ बाहर का तापमान नहीं है, इसमें हवा में नमी मतलब ह्यूमिडिटी भी शामिल है, जो पसीने को सूखने नहीं देती। सही कहा। और फिर जैसा इस रिपोर्ट में बताया गया है, फैक्ट्री के अंदर की मशीनें हैं, बॉयलर, ओवन, फर्मेंटेशन टैंक, ये सब मिलकर काम करने की जगह को एक भट्टी बना देते हैं। मतलब कर्मचारी एक तरह से दोहरी मार झेल रहा है। बिल्कुल, बाहर की गर्मी और अंदर की गर्मी। हाँ। फिर आता है दूसरा कारण, आम का स्वभाव। अगर काम में बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत है तो शरीर और भी ज्यादा गर्मी पैदा करेगा। और ऊपर से वो सुरक्षा वाले उपकरण पीपीई, हाँ, वो तो और भी मुश्किल कर देते हैं। सोचिए, मोटे ग्लव्स या कवरऑल सूट पहनने के बाद शरीर की गर्मी बाहर कैसे निकलेगी? ये तो ऐसा जैसे प्रेशर कुकर के अंदर गर्मी बढ़ाते जाना। इसी सेक्शन में बड़ी सिस्टम का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? बड़ी सिस्टम एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान है। इसका मतलब है कि मजदूर जोड़ियों में काम करते हैं और एक दूसरे पर नजर रखते हैं। अच्छा। इसकी खूबसूरती ये है कि जब किसी को हीट स्ट्रेस हो रहा होता है तो अक्सर उसका खुद का दिमाग साफ नहीं सोच पाता, वो उसे मामूली थकान समझ लेता है। हाँ, ऐसे में उसका साथी ही वो पहला इंसान होता है जो नोटिस करता है कि कुछ गड़बड़ है, जैसे वो ठीक से बोल नहीं पा रहा या उसका संतुलन बिगड़ रहा है। तो ये एक तरह का ह्यूमन अलार्म सिस्टम है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है एक्लेमेटाइजेशन, शरीर को माहौल का आदी बनाना। हाँ, दस्तावेज कहता है कि किसी भी नए कर्मचारी को या जो छुट्टी से लौटा है उसे सीधे सबसे गर्म काम पर मत लगाओ। उसे 7 से 14 दिन का समय दो ताकि उसका शरीर धीरे धीरे उस माहौल में ढल सके। और तीसरा कारण बताया गया है व्यक्तिगत, मतलब ये हर इंसान पर अलग अलग असर करता है। हाँ बिल्कुल, हर किसी का शरीर अलग है। अगर कोई पहले से ही डिहाइड्रेटेड है, मतलब शरीर में पानी की कमी है, तो खतरा ज्यादा है। और उम्र या कोई पुरानी बीमारी भी? हाँ, अगर किसी को दिल की बीमारी है या डायबिटीज है या उम्र ज्यादा है तो उनका शरीर गर्मी को उतनी कुशलता से नहीं झेल पाता। ठीक है, तो हमें पता है कि ये खतरनाक है और इसके कारण क्या है, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, शरीर हमें बताता कैसे है? हीट एग्जॉशन यानी जब शरीर चेतावनी दे रहा है
और हीट स्ट्रोक जब सिस्टम फेल हो चुका है, इनके लक्षणों में क्या फर्क है? ये इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि यहीं पर जान बचाने का मौका मिलता है। हीट एग्जॉशन शरीर का कह सकते हैं कि येलो अलर्ट है। अच्छा। दस्तावेज के मुताबिक इसके लक्षण है बहुत ज्यादा पसीना आना, भयानक थकान और कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, जी मिचलाना, मांसपेशियों में ऐंठन भी हो सकती है। इसमें एक काफी अजीब लक्षण लिखा है, त्वचा का ठंडा, पीला और चिपचिपा होना। गर्मी में त्वचा ठंडी कैसे हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसका मतलब है कि शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। कैसे? वो खून का बहाव अंदरूनी अंगों से हटाकर त्वचा की तरफ भेज रहा है ताकि गर्मी बाहर निकल सके। लेकिन इस प्रक्रिया में वो अपनी आखिरी ऊर्जा भी खर्च कर रहा है और अब हार मानने की कगार पर है। मतलब त्वचा ठंडी महसूस हो रही है क्योंकि सर्कुलेशन सिस्टम गड़बड़ा रहा है? हाँ, ये शरीर का SOS सिग्नल है। अगर अब भी मदद नहीं मिली तो मैं शट डाउन हो जाऊंगा। और जब वो शट डाउन होता है तब होता है हीट स्ट्रोक। उसके लक्षण क्या हैं? वो रेड अलर्ट कैसा दिखता है? यहाँ सब कुछ बदल जाता है। सबसे बड़ा और पहला संकेत है दिमागी हालत में बदलाव। दिमागी हालत में? हाँ, व्यक्ति को भ्रम होने लगता है, वो अजीब बातें कर सकता है, उसकी जुबान लड़खड़ा सकती है या वो किसी को पहचान नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर का बढ़ा हुआ तापमान सीधे दिमाग पर असर कर रहा है। तो मतलब पसीना आना या ना आना उतना बड़ा संकेत नहीं है जितना दिमागी संतुलन का बिगड़ना? बिल्कुल। दस्तावेज साफ कहता है कि हीट स्ट्रोक में त्वचा गर्म और सूखी हो सकती है क्योंकि पसीना बनाने वाला सिस्टम बंद हो गया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा पसीना आ रहा हो। तो सिर्फ त्वचा पर भरोसा नहीं कर सकते? नहीं, सबसे पक्का संकेत है बदली हुई मानसिक स्थिति। अगर कोई गर्मी में काम करने वाला अचानक अजीब व्यवहार करने लगे तो उसे थकान समझकर नजरअंदाज नहीं करना है। वो एक जानलेवा इमरजेंसी का संकेत हो सकता है। ये सब जानने के बाद अब रोकथाम की बात करते हैं। जाहिर है हम इमरजेंसी तक पहुंचना ही नहीं चाहते, तो ये दस्तावेज इससे बचने के लिए क्या तरीके बताता है? और यहाँ इस दस्तावेज की सबसे अच्छी बात सामने आती है। ये सिर्फ कर्मचारी को पानी पियो, ध्यान रखो जैसी सलाह देकर अपनी जिम्मेदारी खत्म नहीं करता। ये एक त्रिस्तरीय सुरक्षा योजना देता है। 3 स्तर? हाँ, और उसकी शुरुआत मैनेजमेंट से होती है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है वर्कर को बदलने की कोशिश करने से पहले काम करने के माहौल को बदलो, समस्या की जड़ पर काम करो। जैसे जहां बहुत गर्मी है वहां प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम लगाओ, एग्जॉस्ट फैन लगाओ, गर्मी पैदा करने वाली मशीनों पर शील्ड लगाओ और सबसे जरूरी एयर कंडीशन्ड आराम करने की जगह बनाओ। मतलब ये जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा कंपनी पे डालता है? बिल्कुल, यही इसका सबसे शक्तिशाली संदेश है। सुरक्षा एक डिजाइन प्रॉब्लम है, सिर्फ व्यक्तिगत आदत नहीं। और दूसरा स्तर है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। इसका मतलब है काम करने के तरीके में बदलाव। जैसे सबसे ज्यादा मेहनत वाले काम को दिन के ठंडे समय में शेड्यूल करना, सुबह जल्दी या शाम को। हाँ, और काम आराम का एक तय शेड्यूल बनाना। दस्तावेज में उदाहरण है कि हर 2 घंटे के काम के बाद 15 मिनट का ब्रेक, और बड़ी सिस्टम को सख्ती से लागू करना। और फिर आता है तीसरा स्तर, जहां व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात होती है। हाँ, और वो है व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय। यहाँ सबसे पहली और जरूरी चीज है हाइड्रेशन, पानी पीना। हाँ, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है हर 15-20 मिनट में 200-250 मिलीलीटर पानी पिएं। और सबसे अहम लाइन है प्यास लगने का इंतजार ना करें। ये लाइन इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक आपको प्यास महसूस होती है आपका शरीर पहले ही डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर चुका होता है। प्यास एक चेतावनी है कि आप देर कर चुके हैं। तो पानी एक नियम की तरह पीना है, जरूरत की तरह नहीं। बिल्कुल, और दस्तावेज में ORS का भी जिक्र है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पसीने में सिर्फ पानी नहीं, जरूरी नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ORS उस कमी को भी पूरा करता है। और कपड़ों के बारे में भी कुछ सलाह है? हाँ, हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े। हल्के रंग गर्मी को वापस भेजते हैं और ढीले कपड़े हवा को त्वचा तक पहुंचने देते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सारी सावधानियों के बावजूद कोई इमरजेंसी आई जाती है, किसी में हीट एग्जॉशन के लक्षण दिखने लगते हैं, तब क्या करना चाहिए? अगर ये हीट एग्जॉशन है, यानी चक्कर, थकान, बहुत ज्यादा पसीना, तो स्थिति को संभाला जा सकता है।
पहला काम, उस व्यक्ति को तुरंत काम से हटाकर किसी ठंडी छायादार जगह पर ले जाएं। और उसके कपड़े ढीले कर दें। हाँ, जूते बेल्ट वगैरह ढीले कर दें। अगर वो होश में है तो उसे धीरे धीरे घूंट घूंट करके ठंडा पानी या ORS पिलाएं। उसकी त्वचा पर ठंडे गीले कपड़े रखना भी मदद करता है। लेकिन अगर हालत हीट स्ट्रोक की है, मतलब दिमागी भ्रम, बेहोशी, तब प्रतिक्रिया पूरी तरह से अनंत होगी। दस्तावेज इसे साफ शब्दों में कहता है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें सोचने या इंतजार करने का समय नहीं है। आपका पहला काम है तुरंत मेडिकल मदद के लिए फोन करना। और एम्बुलेंस के आने तक इंतजार करते हुए हर एक सेकंड कीमती है। आपका एक ही लक्ष्य है, शरीर के तापमान को जितनी जल्दी हो सके नीचे लाना। कैसे? उस व्यक्ति के बाहरी कपड़े उतार दें, उसे ठंडे पानी से भिगोएं या गीली चादर में लपेट दें। और अगर बर्फ है तो बर्फ के पैक बनाकर उसकी गर्दन, बगल और जांघों के आसपास रखें। इन खास जगहों पर क्यों? क्योंकि ये वो जगह हैं जहां बड़ी खून की नस त्वचा के बहुत करीब होती हैं। इन जगहों को ठंडा करने से खून ठंडा होता है, और वो ठंडा खून जब पूरे शरीर में घूमता है तो अंदरूनी तापमान तेजी से गिरता है। और दस्तावेज में एक चेतावनी भी है, बेहोश व्यक्ति को कुछ भी पीने के लिए ना दें। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बेहोशी की हालत में व्यक्ति निगल नहीं सकता। अगर आप कुछ पिलाने की कोशिश करेंगे तो वो उसके फेफड़ों में जा सकता है, जिससे चोकिंग का खतरा है। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो सबसे बड़ा सबक ये है कि गर्मी से सुरक्षा किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। सही कहा। माहौल को सुधारो, काम के तरीके को बदलो और फिर व्यक्तिगत सावधानी बरतो। और हाइड्रेशन कोई विकल्प नहीं, बल्कि काम का एक जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। और ये दस्तावेज प्रबंधन, सुपरवाइजर और कर्मचारी के बीच जिम्मेदारियों को बहुत साफ तौर पर बांटता है। जब ये तीनों कड़ियां मिलकर काम करती हैं, तभी एक सुरक्षित कल्चर बनता है। ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं, एक साझा जिम्मेदारी है। आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ये पूरी चर्चा एक फैक्ट्री के माहौल पर आधारित थी, लेकिन सोचिए इसके सिद्धांत और कहां-कहां लागू हो सकते हैं। जैसे मैदान पर पसीना बहाता कोई खिलाड़ी, या किसी रेस्टोरेंट की गरम किचन में काम करता कोई शेफ, या गर्मी की लहर के दौरान बिना AC वाली बस में सफर करता कोई भी इंसान। तो सवाल यही है कि हम इस जागरूकता को फैक्ट्री की दीवारों से बाहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।